बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर में जी आज मैं पहली बार देखा है कि फॉग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा। और फॉग हो तो फिर आपको पता है सांस की तकलीफ बढ़ेंगी। फॉग नहीं, रादर स्मॉग उसको कहना चाहिए। स्मॉग है जो बुखारात से मिलके जो पोल्यूशन है वो उसमें शामिल होके और वो फ़ज़ा को मुकद्दर कर रही है, ख़राब कर रही है। फ़ज़ा को मुकद्दर तो नहीं कहना चाहिए, फ़ज़ा को ख़राब कर रही है। तो ये बहुत बुरे साइंस हैं और बार बार हम इस्तज़ा करते हैं आप लोगों से भी कि अपने माहौल को साफ़ रखें, कूड़ा करकट ना जलाएं, हर वो लेवल पे कोशिश करें जिससे पोल्यूशन फैल रही हो। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, देखते हैं हरमीत की तरफ क्या हाल है। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल, अगर हम इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। मौसम अच्छा है और क्लीन है, लेकिन लाहौर में जो फोग की आप बात करें तो नॉर्मली हम जैसे सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पे फोग ज़्यादा हो जाती है और वहाँ फिर बीमारियाँ भी ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिर बात है, जब फोग आती है तो बीमारी साथ बहुत सारी लेके आती है। लोगों को एहतियात करनी है और करनी होगी। मेरे ख्याल में फॉग तो आगे चलकर आएगी, दिसंबर में आती है फॉग। अभी स्मॉग है और इससे ऑब्वियसली हम सबको, जिस तरह से रऊफ साहब भी कह रहे हैं, जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके अपना हिस्सा डालना चाहिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। बट इसके अलावा अपनी हिफाजत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए वही चीज़ें हैं कि आप मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि बेसिकली इसमें जो सबसे पहला मसला होता है वो सिर्फ यही होता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, थ्रॉट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो मेरे ख्याल में मास्क लगाकर आप बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। सो दो चीज़ें आपने करनी है, एक अपना ख्याल रखना और दूसरा अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। एक और चीज़ है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दें फिर आगे चलते हैं, और वो डेंगी है। डेंगी की सूरत हाल के बारे में कल बुज़दार साहब ने, सऊदी अरब में वो हैं इस वक्त उम्रे के लिए गए में, उन्होंने वहाँ से पैगाम भेजा अफसरान को कि अपने दफ्तरों से बाहर निकले और डेंगी ख़त्म करें। डेंगी ख़त्म करने के लिए कोशिशें जो हो रही हैं उसका हिस्सा बने। कल बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, शहबाज शरीफ ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर कि डेंगी के ख़त्म करने के लिए जो तदारुक होना चाहिए था, जो इक़दाम होने चाहिए थे, वो सही नहीं है। मेरे ख्याल में इसके बाद ही शायद बुज़दार साहब को ख्याल आया होगा। और मेरे ख्याल में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए ये नहीं होता कि अभी आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो अभी से ही आप इसके लिए इक़दाम शुरू कर दें। इसके लिए आपको बहुत पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसके स्प्रेस वगैरह बहुत पहले से हो जाते हैं ताकि आगे जाके वो जो मॉस्किटो है वो ग्रो ही ना कर। रऊफ साहब, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बुज़दार साहब तो वहां से मैसेज दे रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी की गली कूचों में जो स्प्रे नॉर्मली किया जाता है शहबाज शरीफ साहब के दौर में, वो उसी तरह ना सफाई सुथराई का अमल हो रहा है, ना उसी तरह स्प्रे किया जा रहा है। तो डेंगू से बचाओ तो चलो लोग तो एहतियात करेंगे, लेकिन जो गलियां कूचों में जो ये गन पड़ा है, ये जो जिस तरह स्प्रे नॉर्मली किए जाते थे तो उसी तरह भी नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ काम होना चाहिए, अमली तौर पर काम होना चाहिए। दावे बहुत होते हैं, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो बहरहाल कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगर हम रावलपिंडी पे जाएं तो वहां पे मामला उसी तरह है और मेरे ख्याल में काम करना होगा, क्योंकि डेंगू के हम देख रहे हैं तो अमराज बड़ी बुरी तरह फैल रही है और मरीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। कोविड का जोर जो है वो टूटता चला जा रहा है और डेंगू जो है वो बहुत ज्यादा फैलता चला जा रहा है। ऑब्वियसली इस हवाले से भी बहुत एहतियात करने की जरूरत है, अपना भी ख्याल रखें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें और इसके अलावा स्प्रेज घर के अंदर बाहर हर जगह करें ताकि इस चीज से भी महफूज रह सके, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक और चीज करने की भी जरूरत है, वो ये है कि मैं देख रहा था आज भी गुजरते हुए, कल भी देखते हुए कि लोग बाहर खड़ी करके गाड़ियां अपनी जो है मोटरसाइकिलें उनको धो रहे हैं। तो वो पानी जो खड़ा होगा वो डेंगू के मॉस्किटो की अफजाइश की जगह बन जाता है। इससे ज़रा एहतियात करें कुछ अर्से के लिए, जब तक कि सर्दी में शिद्दत नहीं आ जाती डेंगू का खतरा मौजूद है, उससे बचना आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसके साथ ही बिल्कुल टॉप स्टोरीज आज की शेयर करते हैं, डेली डोज के साथ आगाज करेंगे। उसके बाद आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत शो में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त निज़ाम तालीम कैसा है और वो बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह से मुतासर कर सकता है। इस पर आज हमने डिस्कशन करनी है। फिर पाकिस्तान के पहले स्केटिंग कोच आज शो में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ
अपडेट्स हैं। गुज़श्ता रोज कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट मंजर आम पर आए जिसमें बहुत खौफनाक मनाज़िर थे और दिल दहलाने वाले थे। मैंने तो देखे भी नहीं, सीरियसली थोड़ा सा देखा, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। बहुत खौफनाक डिटेल था। सो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हम एक आज बहुत अहम मौजू अपने शो में डिस्कस करेंगे और वो इशू बेसिकली ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कान में जिसको हम कहते हैं सीटी की आवाज आना वो बहुत ज्यादा होती है। इसके रीजंस क्या की आवाज आती है, शोर की आवाज आती है। ये बुनियादी तौर पे ENT का प्रॉब्लम है, कानों का एक मरज है और बिल्कुल, और ये मजीद बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। सो इसके रीजंस क्या हैं, इसके लिए किया जाना चाहिए, कौन सी स्टेज ऐसी हो जो कि अलार्मिंग हो और फिर उसके बाद आपको लाजमी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इवन मैं अपनी भी बात करूं तो अक्सर जब ये प्रॉब्लम होता है तो हम इसको लेट गो करते हैं और इसको बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं देते। सो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे और आखिर में क्रिकेट पर बात होगी। और बरतानवी क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का इंदिया दिया है कि आइंदा साल जो T20 वर्ल्ड कप होगा उससे पहले भी कुछ मैचेस इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेलेगी और उसके बाद भी गालिबन 3 मैचेस होंगे जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के 7 मैचेस का जिक्र हुआ। 7 पहले है, 3 बाद में है। 3 बाद में। अच्छा, वैसे रोजा मेरे ख्याल में जो बदले के मिशन पे हम गए तो शायद वैसे ये लाइटर मूड पे कह रहा हूँ। हाँ। तो बदले का जो मिशन चल रहा है तो मेरे ख्याल में यूके ने भांप लिया कि भैया मामला जो है सबसे बड़ा हाथी का बदला भी हमने ले लिया नामीबिया से, किसी को छोड़ तो नहीं रहे। तो ने सोचा भैया इंग्लैंड ने वैसे इनकार किया तो इससे पहले कि हम वहां पहुंच जाए मामला को सेटल कर लें। बट बहरहाल बहुत अच्छी बात है, वो आएंगे, मामला सेटल होंगे, क्रिकेट की बहाली होगी तो अच्छी बात है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आके यहाँ पे खेलना है। हाँ। और फुल टूर है जिसमें टेस्ट मेरे ख्याल में वनडे 2020 सारे मैचेस हैं, वो बड़ी खुश आइंद है। वो भी मार्च में। बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस तरह से अपनी ये अभी जो मैचेस चल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के अपनी ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बाद ही सबने कहा कि नहीं अब हमें जाना है और अब हमें खेलना है। सो हमने परफॉर्मेंस से इन सब के मुंह बंद करवाया। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनीवेज हम डेली डोज का आगाज करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी खबर जो कि गुज़श्ता रोज अचानक मंजर आम पर आ गई, जिस हवाले से मतलब ऐसे होता है कि कोई ना कोई शादी होने वाली हो, कोई तकरीबात होती हैं, पता लग रहा होता है, लाइक कुछ पब्लिक फिगर्स ऐसे होते हैं, जैसे शादी हुई थी बख्तावर भुट्टो साहिबा की तो पता था शादी होगी और इस तरह से, लेकिन मलाला यूसुफजई साहिबा ने अचानक से खबर ब्रेक की है, किसी को पता ही ना लगने दिया। अच्छी चीज है ये बहरहाल, लेकिन सब हैरान थे और अचानक सबको ट्विटर से पता लगा, उनके ट्वीट देखे कि भाई ये तो शादी हो गई है। सो अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन पाकिस्तानी शख्सियत और सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई जो हैं वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने खबर ब्रेक की और इनके जो शौहर हैं असर मलिक, इनका नाम है, PCB में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं और असर मलिक ने 2 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया था। कुछ तस्वीर हैं इस हवाले से जो कि अभी आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। बर्मिंघम में एक छोटी सी तकरीब हुई, बहुत ही महदूद तकरीब थी जिसमें दोनों जो लड़का और लड़की थे इनके पेरेंट्स ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो हरमीत को होनी चाहिए, इनके स्वाद से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके शायद इलाके ही से ताल्लुक़ रखते हैं। रऊफ साहब मलाला बिल्कुल, रऊफ साहब मलाला यूसुफजई जब छोटी सी बहुत कम उम्र की थी तब इनका जो स्कूल था खुशहाल पब्लिक स्कूल, तो इनके घर हमारा आना जाना था और इनके वालिद साहब के साथ मेरे बड़े भाई के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो मैं इनके जो छत पे बना हॉस्टल था तो उधर भी रहा हूँ और तब ये छोटी बच्ची सी थी उस वक्त, और मुझे याद है क्योंकि इसका एरिया जो है जहां से इसका ताल्लुक है तो 2-1.5 घंटे का रास्ता ही पड़ता है। लेकिन साथ साथ मैं अगर बात करूं अब एजुकेशन के हवाले से, KP में जिस तरह एजुकेशन के हवाले से उन्होंने काम किया है, बल्कि मेरी अपनी कजन जो है वो डॉक्टर बल्कि कनाडा में मेडिकल कर रही है, वो भी इन्हीं के जो एजुकेशन सिस्टम है उन्हीं के थ्रू। और साथ साथ मैं अगर बात करूं, आपने जिस तरह जिक्र किया ये असर मलिक के बारे में, हैरानी हमें भी हुई कि क्योंकि इसका जो बचपन में रिश्ते की बात हुई थी वो शांगला में इनके रिश्तेदार के साथ हुई थी, लेकिन अचानक असर मलिक की का जब ये रिश्ता सामने आया तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लम्ब से ग्रेजुएट है और वो मुल्तान सुल्तान के मैनेजर ऑपरेशन भी रहे और साथ साथ अचानक की तस्वीरें, लेकिन सादगी के साथ ये करना तकरीब तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद ये पैसे अपने एजुकेशन की तरफ या किसी और तरफ डोनेट करना, एक तरफ तो कोरोना भी है। लेकिन आपको याद होगा 4 जून को जब इनका एक बयान आया था शादी के मुतालिक,
तो उस पर काफी तनकीद हुई थी और आज भी इनकी शादी के हवाले से भी तनकीद हुई है, लेकिन उसके बारे में उनके वालिदैन का जो मौक़िफ़ था कि बचपन में इस तरह ये सवाल करती थी, उसको एक गलत तरीके से पेश किया गया था शादी के सवाल को। लेकिन बहरहाल हम आज ये खुशी का दिन है, बल्कि कौम की इस बेटी को हम मुबारकबाद देते हैं और हमें बहुत फख्र है इसलिए क्योंकि एक तो हमारे एरिया से ताल्लुक रखती है, लेकिन जो नाम पूरे दुनिया में पाकिस्तान के उन्होंने रोशन किया है तो वही कमाल है। और यहाँ पर मैं शादी की मुबारकबाद है। लाइटर नोट पर एक बात करना चाहूंगी, जैसे हरमीत कह रहे थे छोटी सी थी और हमारे घर इनका बड़ा आना चाहते, वो छोटी सी थी इतनी बड़ी हो गई, शादी कर ली। हरमीत ने अभी तक शादी नहीं की, देखें जरा हरमीत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हरमीत असल में इसी का इंतजार। चलो हमारा भी वक्त आ जाएगा, करेंगे तो आपको भी बुला देंगे। वैसे जरूर हम जरूर आएंगे और भंगड़ा भी डालेंगे। हाँ भंगड़ा डालेंगे इसी के साथ भी डालेंगे, अगली साथ में पश्तो का और बलोची डांस भी कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कराने वाले बनो, हम तैयार हैं। अगली खबर ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ अभी हम आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास ये है कि अभी तक तो पाकिस्तान में 4G टेक्नोलॉजी है, बट 5G के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं। हाल ही में PTCL ग्रुप ने 5G टेक्नोलॉजी का एक महदूद माहौल में कामयाब तजर्बा किया और इस हवाले से प्रॉपर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मौके पर वफाकी वजीर बराए IT सैयद अमीनुल हक साहब मौजूद थे। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी IT शुएब सिद्दीकी साहब, चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर अजीम बाजवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के एम्बेसडर हमाद उबैद इब्राहिमी भी तकरीब में शरीक थे और बड़ा अप्रिशिएट किया गया बिकॉज बहुत ही कामयाब एक्सपीरियंस रहा। और इस बात के लिए भी ये बात कही गई ऑब्वियसली कि अगर 5G टेक्नोलॉजी बहुत जल्द पाकिस्तान में आ जाती है तो इससे बहुत से और फील्ड्स होंगी जिसमें काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए नई तरक्की की राहें जो हैं वो हमवार हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार रिमोट सर्जरी की गई 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये मेरे लिए भी मतलब खबर की बात है कि कैसे हुआ होगा। बहरहाल ये मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में इसको आना है, मुस्तकबिल को कुछ आमदेद कहने के लिए PTCL ने ये कदम उठाया है, बड़ा खुशाइंद है और हम लोग भी तैयार बैठे हैं। जो कुछ सुनते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद इतनी कुछ दुनिया तेज़ हो जाएगी, इतना ज़्यादा इंटरनेट तेज़ हो जाएगा और इतने ज़्यादा हम चीज़ें देख सकेंगे, सीख सकेंगे, वो बड़ा मतलब होता है कि भाई अच्छा ये कुछ भी होगा, ऐसा भी होगा। लेट्स सी कितने अरसे में पाकिस्तान आती है। हरमीत का रुख कर लेते हैं, कमेंट जान लेते हैं, फिर अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। जी हरमीत। जी मैं रोहू साहब, अगर हम देखें तो माजरत के साथ, लेकिन अगर 4G पे भी जिन इलाकों में लोग इंटरनेट की सहूलत से महरूम है उन पर भी काम किया जाए, साथ साथ में वो जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस रहने से भी महरूम है, तो उस हवाले से भी काम किया। तो PTCL के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जब इंटरनेट खराब हो जाता है तो उनको 10 दफ़ा कॉल करनी पड़ती है और महीने में कभी इनका आना होता है। तो इनसे भी गुजारिश होगी कि भैया आप भी थोड़ा सा अपनी जो ड्यूटी है उसी को ड्यूटी की तरह निभाएं तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, 5G आ रहा है तो कमाल है भाई, बिल्कुल जबरदस्त बात है। जो दौड़ है उसी में हम भी दौड़े। बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आजकल एक फिल्म का अपकमिंग मूवी है खेल खेल में, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, फैंस इसका बेताबी से इंतज़ार करें। यूजुअली पाकिस्तान में मूवीज़ कम बनती हैं, बट जब फिर कोई मूवी बन रही होती है और उसकी इसको इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है तो फैंस इसका भरपूर तरीके से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो खेल खेल में अपकमिंग मूवी है जिसमें सजल अली हैं और इसके साथ साथ बिलाल अब्बास खान है जिन्होंने परफॉर्म किया। इसका एक गाना है नई सोच, इसको रिलीज़ कर दिया गया है और इसको बड़ा मतलब सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और इस गाने के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इसमें यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज जो है वो पोशीदा है और इससे हम सोसाइटी की जो जहनियत है, टिपिकल जहनियत है, उसको बदल सकते हैं। अभी हम सुनेंगे प्रॉपर और मजीद इस पर रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि मैसेज क्या है, बट अभी यही पता लगेगा कि जनाब सोसाइटी के लिए, यंगस्टर्स के लिए मैसेज है। बहुत अरसे बाद हमने किसी फिल्म का सुना है, 2 साल हो गए, कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, तो मेरे ख्याल में इसके बारे में भी मैं तो यही कहूँगा कि एक वेलकम एडिशन है ये फिल्म की दुनिया में। अल्लाह करे फिल्म अच्छी भी हो, चूँकि हमारे यहाँ अच्छी होगी, मुझे लगता है अच्छी। हाँ, लाइट तो होगी, लाइट सी स्टोरी लग रही है, लेकिन अच्छी भी हो। बाकी ये जो बिलाल अब्बास है, एक्टर बहुत अच्छा है, मैंने इसके 1-2 ड्रामों में देखा, हाँ, मैंने भी परफॉर्म करते हुए। सजल अली तो वैसे ही एस्टैब्लिश्ड हैं, तो मेरे ख्याल में शायकीन को बड़ी शिद्दत से। अच्छा, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, मुझे पिक्चराइजेशन और वो जो बीच थे वो बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा था, इट वाज गुड। बट एनीवेज इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत जरा बताएं, कभी ऐसा कोई शख्स देखा है जिसने एप्पल्स को कैच किया हो अपने दांतों से? कभी ऐसा कोई सीन देखा है भाई?
पहली बार जब आपकी स्टोरी आती है तो हमेशा पहली होती है। गेंद को वो भी बड़ा मुश्किल है भैया, उसके लिए बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग दांत होने चाहिए और इतनी अगर आपका जबड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप कैच को पकड़ सके। तो भाई होगा, आपने कोई ढूंढ निकाला होगा मेरे ख्याल में। हाँ, मैं इसके बारे में एक छोटा सा लतीफा सुना देता हूँ। और वो ये, खैर पहले ये देखें कि ये शख्स जो है ये दांतों से पकड़ रहा है, कैच कर रहा है कुछ कैच कर रहा है। लतीफा मैं बाद में सुना दूंगा। 1 मिनट में इसने 49 के करीब जो एप्पल्स थे उनको बारी बारी अपने दांतों से पकड़ा और इस दौरान इसके जो दांत थे उनमें से ब्लड भी निकलना शुरू हो गया, ब्लीडिंग होने लग गई। बट इस तरह से इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की एक रियासत है, डेविड इस शख्स का नाम है, जहाँ से ये जो शख्स है अमेरिका की एक रियासत से इसका ताल्लुक है। और इससे पहले भी ये 200 के करीब जो है वो कारनामे सर अंजाम दे के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो नाम है वो दर्ज करवा चुका है। और इसने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो 47 के करीब एप्पल्स थे। जो लास्ट किसी ने ये रिकॉर्ड बनाया था तो उन्होंने अपने दांतों से 47 एप्पल्स जो थे वो कैच किए थे, इन्होंने 49 किए हैं और वो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में अजीबोगरीब किस्म की लोग समझते हैं अमेरिका बड़ा सिर्फ मॉडर्न और ये होगा, वहाँ पे भी रवायती चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी मैंने वहाँ पे जो लोकल टीवी होते हैं उनके ऊपर देखा कि एक अजीबोगरीब मुकाबला होता है और वो होता है लहसुन खा के थूक फेंकने का मुकाबला। तो इसी तरह टबैको च्यू करके उसको थूक फेंकने का मुकाबला, ये भी है उनके रवायती वहाँ पे किसानों के मेले जो होते हैं उनमें। इसमें होगा क्या? बस पता नहीं क्या होगा, उनका आपस का रवायती मतलब वो है। तो ये इसी तरह से वैसे तो ये भी है कि भी अगर उसने 49 सेब दांतों से पकड़ लिया तो होगा क्या? हाँ, होगा क्या? सिवाय इसके कि डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को मुसीबत में डालकर इस तरह का काम करना भी, मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती। अरमीत का लोग कर लेते हैं। हाँ। जी अरमीत। नहीं, वही बात है, शौक की बात है और जो इंसान को जिस चीज का शौक है उसे करना चाहिए। अगर उसके दांत टूटते हैं तो उसको पता है कि भैया दांत टूटने वाले, लेकिन फिर भी उसने करना ही है। तो वही एंजॉय करें, मजा ही है जिंदगी का। मुख्तलिफ चीजों से आप जब मजा लेते हैं तो यही जिंदगी है। ठीक हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। इट्स काइंड ऑफ अपडेट के जनाब इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, बनी गाला में महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया। बहुत खूबसूरत महफिल थी और इस महफिल में राहत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और इस महफिल मिलाद में बहुत सी सियासी शख्सियात थी जिन्होंने शिरकत की। सो ये तो था जनाब पब्लिक का डेली डोज। कुछ विजुअल्स भी हैं जो अभी आप इस महफिल मिलाद के पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। डेली डोज यहाँ पर एंड हुआ। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ अहम मौज़ूआत को आपके सामने रखेंगे। अहम मौजू को अभी हम डिस्कस करेंगे और वो मौजू ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम इस वक्त कैसा है। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर 3 तरह के तबकात बसते हैं। ऑब्वियसली फिर 3 तरह के स्कूल हैं। एक तो सरकारी स्कूल, फिर एक एवरेज मुनासिब से स्कूल्स जो कि किसी की भी अफोर्डेबिलिटी में आ सकते हैं, फिर एक एलीट स्कूल्स हैं। बट अगर हम देखें तो हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका मयार बहुत गिरा हुआ है। सो ये नहीं कि आप इन स्कूल्स को बिल्कुल एजुकेशन के लेवल का लाते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें कि आप नॉर्मल लेवल का जो मयार है तालीम का वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। फिर सिंगल नेशनल करिकुलम की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, इसका नफाज भी हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, बट अभी भी उसके उस तरह से रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर है वो अभी भी मुख्तलिफ इदारों में मौजूद है। और अगर हम देखें तो एक सरकारी स्कूल का निकला हुआ बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी एंटायरली डिफरेंट होती है। फिर जो एजुकेशन का बच्चा होगा उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसका क्रिएटिविटी लेवल बहुत मुख्तलिफ होता है। इस चीज़ को हमने किस तरह से ठीक करना है और ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मियां इमरान मसूद साहब। थैंक यू सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को सबसे पहले तो आप रैंक किस तरह से करेंगे? यहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज़। देखिए, एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, ये जो 3 कैटेगरीज वाली की ये बात, दैट इज़ द फैक्ट जो ग्राउंड पे चल रहा है। दूसरा जो निज़ाम तालीम है वो उसी स्टेटमेंट के गिर्द घूमता है जो आपने बात की है। और एचसन कॉलेज हो और सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब चाहिए तो ये कि सरकारी स्कूल को जो है वो आप उसके बराबर ले जाएं किसी भी एलीट स्कूल के जो टॉप मोस्ट चल रहा है। लेकिन याद रखिए जो हमारा सरकारी निसाब है वो तमाम 4 सूबों में जो पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है।
जिसे हम नेशनल करिकुला कहते हैं। अब वो सिंगल नेशनल करिकुला की शेप में जो है वो लागू हो गया हुआ है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके फीचर्स ये हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी इन उर्दू मीडियम इंस्ट्रक्शन। जो बात आपने की, एड्सन कॉलेज एक इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम है, लेकिन आप उसको भी उर्दू में ही पढ़ाना है। यानी कि वो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप उनको नीचे ले आए हैं, उर्दू मीडियम पे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि उर्दू बेहतर है या अंग्रेज़ी बहुत बेहतर है। ये भी एक बहस तलब बात है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में होना चाहिए। मेरा उस पर नुक्ता नज़र ये है कि इंग्लिश जो है वो ज़रूरत है बाप की है। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नॉट अ सिंबल ऑफ अरिस्टोक्रेसी कि आप अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं। इट इज़ अ नेसेसिटी नाउ। और बेशुमार वो जो आप बात कर रही थी, जो नॉर्मल एवरेज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं। तो हमने अपने ज़माने में 2002 के बाद जब मेरे पास वजारत थी, हमने ये क्लास जो एक थी ना, एक फ़र्क जो था ऊंच नीच, हमने ख़त्म कर दिया था। हमने कहा था उर्दू को इन्फीरियर समझते हैं, अंग्रेज़ी को सुपीरियर समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। तो हमने सरकारी स्कूलों का निसाब बदल कर हमने तमाम सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में कर दिए। बिल्कुल 7 years में। It took us 7 years to convert। मैं उसी तरफ आने लगा था कि आपकी पॉलिसी बिल्कुल उलट थी, ये बिल्कुल उलट हो गई है उसके। Now we gave an option of bilingual, हमने कहा था। अब वो नेटिव जुबान की बात जो आ जाती है जी, अपनी मादरी जुबान में पढ़ाएं जी। ये जो फिलॉसफी है चाइना, जर्मनी, फ्रांस मादरी जुबान में पढ़ाता है जी, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। भाई हमारी मादरी जुबान तो पंजाबी है, वहाँ पे बलूची है, पश्तो है, फिर अपना जो है वो सिंधी है। यहाँ तो फिर आप उनके भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मादरी जुबान में करते हैं। सो उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज है, दैट कीप्स अस इंटैक्ट। चारों सूबों को इकट्ठा मिला है उसने। उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है भी है, अंग्रेज़ी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप बात कर रही हैं, ये अपना ठीक होना चाहिए। अंग्रेज़ी मीडियम जो, चले आप इस तरह कर लेते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुला में हदायत ये हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि हर बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ेगा। तो मैं पेरेंट हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने बच्चे को अंग्रेज़ी मीडियम में डालना चाहता हूँ, तो आप मुझ पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? मेरी फ्रीडम, मुझे मेरा राइट होना चाहिए, फ्रीडम मुझे मिलनी चाहिए। मैं बच्चे को फ़ारसी पढ़ाऊँ, फ्रेंच पढ़ाऊँ। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं, पहली से 5वीं तक, हर स्कूल में, ऊंचा नीचा दरमियाना स्कूल में। तो ये अब इतना कैओस मचा हुआ है इस वक्त, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा जी ओ लेवल्स बंद कर दें, ए लेवल्स बंद कर दें, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बंद कर दें, मैट्रिक सिस्टम ऑन कर दें। और इससे हम बच्चों को फिर कितना पीछे ले आएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ के बच्चे हैं वो वैसे ही बहुत पीछे हैं बाकी दीगर ममालिक से। इवन हम इंडिया में भी देखें तो वहाँ का एक आम स्कूल का बच्चा भी जो पढ़ा हुआ होता है, कभी आप उसको मतलब गुफ्तगू करते हुए देखें, उसकी अंग्रेजी बहुत शानदार होती है। हमारे यहाँ पर वो है ही नहीं। उसकी वजह यही है ना, जो बात इमरान साहब कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने अपने अंग्रेजी को बहुत प्रेफरेंस दी हुई है उनकी यहाँ पे। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि जो ओ लेवल ए लेवल का बच्चा है वो कम से कम चीज़ों को एनालाइज करने के काबिल है। उसकी एजुकेशन की बुनियाद बहुत साइंटिफिक होती है। ये जो अब है या उर्दू मीडियम का बच्चा, वो इतना अच्छा एनालिटिकल स्टडी नहीं कर रहा। ये नुकसान बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए। इसमें रट्टेबाजी की ज़्यादा चांस बन जाता है। तो इसके बारे में भी बताइए आप। देखिए, मैं रऊफ साहब, मेरा इसमें यही तजुर्बे के साथ जो मैंने चीज़ें देखी हैं, देखिए आप सिंगल नेशनल करिकुलर लगा लें या आप कोई और करिकुलर लगा लें, OA लेवल का पढ़ाते हैं, ये सारा डिपेंड करता है टीचर्स ट्रेनिंग पे कि टीचर कैसा है आपका। अगर इसी एसेंसी से रट्टा फिर से लगना है तो फ़ायदा क्या? क्रिएटिविटी की आपने बात की, इंटरैक्टिव स्टडीज़ की बात की आपने। बच्चा खुद से अपने माइंड से सोचे, वो आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलता है क्योंकि उनके टीचर्स की ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपकी बात से इख्तलाफ करना चाहूँगी। मुझे ऐसे लगता है जो क्रिएटिविटी वाला फैक्टर है वो OA लेवल्स के बच्चों में ज़्यादा होता है। मैंने खुद मैट्रिक किया हुआ, सिंपल मैट्रिक। मैं ये कह रहा हूँ, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है। जो लोग मैट्रिक करते हैं सिंपल बोर्ड से, मतलब एग्जाम दिया और पास हो गए, उनको मार्क्स ही रट्टे के मिलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी तरह मैंने भी ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ठीक कह रही हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आपने नया निसाब लगाया सिंगल नेशनल करिकुला, उस पर बड़ी मेहनत की गई, किताबें छपी, लग गया, लागू हो गया, तो रट्टा कैसे खत्म होगा?
असल बात तो रट्टे को खत्म करने की है। रिजल्ट्स जो आप कह रही हैं वो तो अभी 10 साल में आपको नजर आने हैं। अभी तो पहला साल है उसका, अभी तो पहली से 5वीं का बना है निसाब, अब बन रहा है 5वीं से 8वीं, फिर 8वीं से 12वीं का बन रहा है निसाब। तो सर जो आपने बात की है, ये रट्टा तभी खत्म होगा जब क्रिएटिविटी, इंटरेक्टिव होगा बात, जो ओ लेवल में आपको नजर आती है। अब AO लेवल्स के खिलाफ एक वैसे ही एक सोसाइटी में ना एक मुखालफत है, अमीर और गरीब का ना एक वो एक जंग है जो या ये होता है कि वो बहुत अचीव करके आगे निकल जाते हैं जी, और ये पीछे रह जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेजॉरिटी जो है हमारे जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजॉरिटी सरकारी स्कूलों की है। बिल्कुल, वो तो बहुत माइनर है OA लेवल वाले जो हैं, लेकिन आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, बंद कर दो, लुटेरे हैं, फीसें ज्यादा हैं, O लेवल A लेवल, ये जी ये सेठ लोग हैं, ये फलाना है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए हमें। एंड इन माय ओपिनियन उनकी कुछ अच्छी चीजें पिक करके आप सरकारी स्कूलों में उनको इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि आप बच्चों को ये जो सलाहियतें उनको निखार तो ये सर इशू है इसमें अपना। जी सर, आप हरमीत हमारे साथी है इस्लामाबाद में। जी हरमीत जी, अच्छा सर, आपकी हुकूमत भी आई, इससे पहले भी हुकूमतें आई, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उससे पहले अपोजिशन में थे, बड़े बड़े दावे एजुकेशन और सेहत के हवाले से वो कर चुके थे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो हमारे तालीम का जो सिस्टम है, इसमें इस्लाहात के सिर्फ दावे किए गए, इस्लाहात न होने के बराबर है। अब सरकारी बात की जाए तो सबसे बहुत ज़्यादा लोग जो है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, गुरबत बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग सरकारी स्कूलों की तरफ जाते हैं। तो आप नहीं देखते कि जो ये सेमिनार पे करोड़ों रुपए ज़ाया किए जाते, लाखों रुपए ज़ाया किए जाते, तो ये जो बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं, इन पे ये लगा दिए जाते, तो कम से कम स्कूल की तरफ जाते हैं। जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं उनके बाकायदा से कोई ट्रेनिंग होती, वो भी अगर आप देहातों में जाते हैं तो ना होने के बराबर है। सर मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँ? जी बिल्कुल आपने सही बात की। और देखिए हम तो क्वालिटी की बात अभी कर रहे हैं यहाँ पे कि रट्टा नहीं होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, ज़बरदस्त ग्रूमिंग। असल प्रॉब्लम तो है एक्सेस की, रसाई नहीं है बच्चों को स्कूलों में। हमने क्यों मुफ्त तालीम का ऐलान किया था 2002 में कि पाकिस्तान का पंजाब का हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट था वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। 90 लाख बच्चा हमारे पंजाब के सरकारी स्कूलों में आता था, 40 लाख बच्चा वापस चला जाता था। इतना बड़ा वेस्ट और ड्रॉप आउट जो था, ये आपको की दुनिया में और की रिकॉर्ड नहीं हुआ। नाउ व्हाट वर द रीजंस ऑफ अ ड्रॉप आउट? महंगाई, फीस ज्यादा है, किताबों के पैसे ज्यादा हैं, वहाँ पे चार दीवारी कोई नहीं, वहाँ पे टॉयलेट कोई नहीं, पंखा नहीं, बिजली नहीं है। तो जब हमने संभाला इसका चार्ज वजारत तालीम का, तो हमें जो ब्रीफिंग ये दी गई कि 63,000 स्कूल्स में से, सरकारी में से 40,000 की चार दीवारी कोई नहीं है, कुर्सी नहीं, मेज नहीं, टाट पे बैठे हुए हैं। तो जो इन्होंने बात की है दोस्त ने कि बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, आज भी 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है जी, स्कूल तो आउट ऑफ स्कूल को स्कूल में लेकर आना है। और जो स्कूल है उनको रिटेन करवाना है। बच्चे नहीं टिकते, बच्चे प्राइवेट को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं मैं इस टूटी हुई इस कुर्सी पे क्यों बैठूं। तो लिहाजा फिर हमने मुफ्त तालीम का ऐलान किया, मुफ्त किताबें हमने दी, स्टाइपेंड हमने दिया बच्चियों को, गर्ल्स एजुकेशन। एक और फैक्टर ये है कि बच्चियों को स्कूलों में ही नहीं भेजते लोग, साउथ ऑफ पंजाब में, बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज में, सिंध में नहीं भेजते। सोशल कल्चरल इश्यूज हैं लोगों को। हमने कहा नहीं भाई हम इंसेंटिव देंगे, बच्चियों को ना आप लेकर आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एक्सेस टू स्कूल्स, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लेकर आना स्कूलों में, एक्सेस दिलवाना, फिर बाद में आता है निसाब और क्वालिटी बाद में आती है। इमरान, इसमें एक और बात ऐड कर ले, थोड़ा सा यहाँ से आगे को चलते हैं। और वो ये है कि एक तो मैं वो कमेंट कर दूं कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, और जो यूनेस्को के, यूनिसेफ के आदाद शुमार कहते हैं कि उसके अलावा ये है कि हर 4 में से 1 बच्चा ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं है, जो नीचे पढ़ने वाले लोग हैं, कि वो कोई मुकाबला कर सके या आगे आ सके। ज़हनी पसमानदगी का वो एक अलग इशू है सर, वो एक अलग इशू है कि उसको कैसे हमने ऊपर लेके आना है। हम जरा ऊपर थोड़ा सा आते हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे जब बच्चे आते हैं, अब उन्होंने अपने लिए करियर इंतखाब करना है, उन्होंने आगे जाना है, उनका कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे आम तौर पे नहीं होता, उनको पता ही नहीं है हमने करना क्या है, नीचे से बैकग्राउंड उनकी अच्छी नहीं है, लिहाजा आगे भी चल के अब जो लौट आ रही है हमारे पास, वो भी इतनी पसमानदा है ज़हनी तौर पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये इशू है हमें। और हमने कैरियर काउंसलर्स जो हैं वो रखे हुए हैं,
बच्चों को कुछ पता नहीं होता उन्होंने क्या करना है, माँ बाप के पास भी इतना टाइम नहीं होता, माँ बाप को भी पता है यहाँ उसको इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, बस दैट्स इट। फिर वो 9वीं 10वीं से ही ना उस तरफ लग जाते हैं, साइंसेज में आ जाते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स पे चले जाते हैं। इस पे हमारा पूरी हुकूमत काम कर रही है, हायर एजुकेशन कमीशन भी इस पे काम कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें एक लेटर लिखा HEC को। उन्होंने ये लिखा कि तमाम यूनिवर्सिटियों को ये बता दें कि जो लॉट आ रहा है वो बहुत बुरा आ रहा है, PhD की बात कर रहा हूँ। जी जी उनको तो ना वो लिखना आ रहा है। ये अभी PhD के जो इम्तिहान हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो सारे कैंडिडेट फेल हो गए। अच्छा सर, अब ये बहुत बड़ा इशू है जी, ये इतना बड़ी आजमाइश आ गई है सब पे, तो अब आप कैसे ठीक करेंगे बच्चे की क्वालिटी को? आपने PhD प्रोग्राम बदलना चाह रही है हायर एजुकेशन कमीशन, वो कह रहे हैं कि जी BS के बाद आप PhD में लगा दें, 1। दूसरा, वो 4 ईयर अंडरग्रेड चेंज करना चाह रही है, ठीक है आप कर दें, कोई इशू नहीं है। मेरा मौकफ ये है कि जो अगर आप ऊपर चेंज करना चाह रहे हैं तो बुनियाद को भी तो ठीक करे ना। बिल्कुल, बच्चा तो वो रट्टू तोता आएगा ना ऊपर। हाँ। वो रट्टा लगाते लगाते ऊपर खत्म हो रहा है 30 सेकंड्स में, सिर्फ आप ये बताएं कि करना क्या है? करना ये है कि मुशावरत कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, वन वे ट्रैफिक मत कीजिए, गवर्नमेंट को चाहिए कंसल्ट करे, वो नहीं करते कंसल्टेशन, यूनिवर्सिटी के साथ करे, एसोसिएशन से करे, हमसे करे, स्टेक होल्डर्स के साथ करे। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तमाम स्कूल्स को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपना तमाम यूनिवर्सिटीज को। हम तो गिड़गड़ाते रहे इनके आगे भी कंसल्टेशन तो करो। यही हुआ है, भूरबन में कॉन्फ्रेंस हुई है, सबने रिजेक्ट कर दिया, ऑल वाइस चांसलर्स, 210 वाइस चांसलर ने रिजेक्ट कर दिया HEC का ये 4 साल और BS प्रोग्राम जो था लीडिंग टू PhD, इसलिए कि nobody consulted that। तो आप स्टेक होल्डर से कंसल्ट तो करें ना। आप अमेरिकन मॉडल लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में लाके, पाकिस्तान के तो इश्यूज कुछ और हैं। पाकिस्तान की इश्यूज वो नहीं है जो अमेरिका में लग्जरी। आपने खबर भी एक दे दी एक तरह की, बिल्कुल 210 जो वाइस चांसलर हैं, हाँ जी, उन्होंने BS के प्रोग्राम के बाद PhD का जो प्रोग्राम है उसको रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल किया जी, 187 कर लें टोटल। और सर हम बड़े बेसिक लेवल से देखें तो मेरे ख्याल में ना OA लेवल्स बुरा है, ना सरकारी स्कूल्स बुरे हैं। मेरे ख्याल में जो OA लेवल्स हैं वहाँ पर उर्दू को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी की जरूरत है। इसको बस बैलेंस कर लें। देखिए इन्होंने यहाँ बैठे बैठे हल बता दिया और कोई मसला ही नहीं है। तो बस ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसको सही तरीके से, अब होता है क्या, एक चेयरमैन आता है वो अपनी पॉलिसी लाता है, दूसरा चेयरमैन आता है वो तीसरी पॉलिसी लाता है, कंफ्यूजन, कोई ब्रिटिश मॉडल लगाता है, कोई अमेरिकन लगाता है। भाई पाकिस्तानियों को ना हमारे मॉडल्स बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी चीजें उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। ये डूएबल है सर, ये हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। के बाद एक बार फिर शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अहम मामला सान है आर्मी पब्लिक स्कूल। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज ही तलब कर लिया है। इस मौके पर देखने में आया कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बहुत सख्त रंगात जो थे वो भी सामने आए, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। डिटेल्स क्या है इस मामले की, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें अमजद भट्टी। अमजद बताइएगा इस अहम समाअत से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेशावर का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सानिया पेशावर जो था APS का, इससे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा था। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जब इस केस की समाअत की तो दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल पेश हुए, और आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया अटारनी जनरल से कि आप बताएँ कि इस ये जो मामलात हैं इस हवाले से क्या इस तमाम मामलात से वज़ीर आज़म को भी आगाही है या नहीं, क्या वज़ीर आज़म इस केस की प्रोसीडिंग और अब तक के जो मामलात हैं साने जो APS है पेशावर उसके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी, अदालत की ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ, इस वाले से क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्हें आगाह किया गया या नहीं। तो जिस पर अटारनी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म इस मामले से आगाह नहीं है, अभी उन्हें जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो उन्हें नहीं भिजवाएगी। अब अटारनी जनरल के इस जवाब पर जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद है उन्होंने इंतहाई जो है वो सख्त रिमार्क्स दिए, गुस्से का मुजाहरा किया और अदालत ने इजहार नाराज़गी किया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर क्यों कि ये कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है कि अब तक मुल्क के जो वज़ीर आज़म है उन्हें सानिया APS के हवाले से बिल्कुल आगाह नहीं किया गया अब तक की पेशरफ्त के हवाले से।
जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को इस मामले से आगाह नहीं किया गया, तो जिस पर चीफ जस्टिस से गुलजार अहमद ने कहा कि फिर क्यों ना हम वज़ीर आज़म इमरान खान को बुला लेते हैं और यहाँ पर उन्हें बुलवा कर तमाम मामलात से जो है उन्हें आगाह करते हैं। अब अदालत ने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उन्हें तलब कर लिया है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट है जहाँ पर मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, मेरे पस मंज़र में आप मेन इंटरेस्ट भी देख रहे होंगे, तो अब यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो आज अदालत की तलबी पर आज आ जाएँ, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद की जो ज़िली इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद की जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा कि आया आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या फिर उनकी मसरूफियात की बिना पर अटॉर्नी जनरल जिस वक्त दोबारा समाअत शुरू होगी तो अदालत के सामने वो कुछ वक्त मांग ले। हो सकता है कि आइंदा तरीके समाअत का भी वफाकी हुकूमत आइंदा तरीके से समाअत की भी मोहलत मांग सकती है। बहरहाल इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया जो है वो गैर मामूली तौर पर एक्टिव है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, पुलिस अफसरान और दीगर जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज दौरान समाअत ये बताइए रिमार्क्स सामने आए हैं उनका। अच्छा अमजद, ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से बता दिया। हमारी इत्तला ये है कि अटॉर्नी जनरल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए हुए हैं, उनको डिटेल्स बता रहे हैं, तो वो डिटेल्स जो है वो उनके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर आज पेश होते हैं या नहीं आते, या उनकी मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर अटॉर्नी जनरल आके ये कहते हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर की आमद को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 1-2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, दौरा इंग्लैंड की मनसूखी के बाद पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हल्के थे वहाँ पर बहुत से रिजर्वेशंस पाए जा रहे थे। क्रिकेट शायकीन में इंतहाई गम गुस्सा पाया जा रहा था, लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है कि ECB के हुक्काम ने लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब से मुलाकात की। इसके अलावा उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हुई और जिसके बाद कुछ अहम ऐलानात भी किए गए, और इन ऐलानात में से एक ये बात कही गई कि आइंदा साल जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उससे पहले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। 7 मैचेस तब खेले जाएंगे और इवन वर्ल्ड कप के बाद भी 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इस दौरे को खासा खुशाइंद तस्वुर किया जा रहा है और एक कामयाब दौरा भी समझा जा रहा है। इस मीटिंग को भी इनफैक्ट कामयाब मीटिंग तस्वुर किया जा रहा है। इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें शो में ज्वाइन करें। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, हालिया दौरा जो है ECB का वो इंतहाई कामयाब तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तानियों के लिए किस कदर खुशाइंद होगा ये दौरा भी और जो आगे फिर मैचेस होने वाले हैं? देखिए, थोड़ी सी तो मैं तस्दीक कर दूं कि लाहौर आए थे जो ECB के CEO थे टॉम हैरिसन और उनके जो डिप्टी चेयरमैन थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है कि सितंबर में जिस तरह इंग्लैंड ने 2 मैच खेलने लाहौर आना था और एन वक्त पे उन्होंने पहले न्यूजीलैंड ने इनकार किया, फिर इंग्लैंड ने इनकार किया, लेकिन उनका लाहौर उड़ के आना हालांकि 7-8 घंटे के लिए आए, लेकिन एक बड़ी बात है, माजी में हमने इस किस्म की मिसालें नहीं देखी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो मुमालिक हैं जो अपने आप को, आप देखें कि बिग 3 में भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रमीज राजा की मेरा ख्याल गवर्नेंस जो है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि रमीज राजा ने जिस तरह एक हार्ड लाइन ली हुई थी कि भाई पाकिस्तान कोई छोटा मोटा क्रिकेट का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है। और फिर रमीज राजा ने यह कहा था कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस हैं फ्यूचर इवेंट्स की, खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान के केस को मजबूत करेंगी। आप देखें T20 वर्ल्ड कप में माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ने 5 मैच अब तक जीते हुए, कल सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। तो बहुत बड़ी बात है कि 2005 के बाद अब इंग्लैंड की टीम भी आ रही है। एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियन टूर का शेड्यूल अनाउंस किया, वो फरवरी में आ रही है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। मेरे ख्याल में 2009 में जब लाहौर में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान में जिस तरह इंटरनेशनल टीमों का आना बंद हो गया था, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी सक्सेस है कि सितंबर में नेक्स्ट ईयर पहले
7 T20 इंटरनेशनल खेलने इंग्लैंड की टीम आएगी, फिर दोनों टीमें वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, वर्ल्ड कप से वापसी पर फिर इंग्लैंड की टेस्ट टीम पाकिस्तान आएगी जो पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच खेलेगी। तो बेसिकली ये फुल टूर है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर। और अगर आपने कल वीडियो वो देखी हो जिसमें टॉम हैरिसन रमीज राजा से मीटिंग कर रहे, मैंने तो ये बात खास तौर पर नोट की कि आप देखें कि उनकी नजरें थोड़ी सी नीचे है और रमीज राजा काफी एग्रेसिव स्टाइल में उनसे बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है कि अब हम गोरों के सामने सर झुका के नहीं, सर ऊपर करके बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, रमीज राजा अपने खेल में इतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितने पीसीबी के चेयरमैन बनने के बाद वो बन गए हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त वो ज़माने में वनडे खेला करते थे तो ज़रा थोड़ा सा धीमे धीमे अंदाज में, इमरान खान की स्ट्रेटजी भी ये होती थी कि पहले बिल्ड किया जाए उसके बाद जाके तेज़ खेला जाए। तो रमीज राजा इतनी तेज़ खेलने वाले नहीं थे। ज़रा थोड़ा सा आ जाइए, मजाक की बात तो एक तरफ, ये जो इस वक्त आज सेमीफाइनल होना है एक और फिर कल सेमीफाइनल होना है एक, आज के सेमीफाइनल को किस तरह से देख रहे हैं आप? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें सामने सामने हैं और पलड़ा तो लगता है कि इंग्लैंड की तरफ भारी है ज़रा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल रऊफ साहब, इंग्लैंड की टीम नो डाउट दुनिया की नंबर 1 टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को भी अगर आप देखें तो ये दोनों टीमें 2019 के वर्ल्ड कप का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था, आपको याद होगा, 2 बार सुपर ओवर में मैच गया और इंग्लैंड ने जीता। तो न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जो ऑन पेपर शायद इंग्लैंड के मुकाबले में इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जब भी किसी बड़े इवेंट में आती है तो वो फिनिश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनकी बैटिंग आप देख लें, एक से एक उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, खासतौर पर इस फॉर्मेट पे T20 फॉर्मेट में उनके बैटर्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स हैं। फिर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट इस टूर्नामेंट में इंपैक्ट उन्होंने डाला है। सबसे बढ़कर यूएई की कंडीशंस में जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं सोडी और सेंटनर, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि इंग्लैंड की टीम जो है वो फेवरेट है। ऑयन मॉर्गन की क़यादत में इस टीम ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होगा। लेकिन हमारी नजरें जो हैं वो अबू धाबी से कोई 100-125 किलोमीटर इस तरफ दुबई की तरफ है, जहां पाकिस्तान टीम ने कल शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दुनिया की खतरनाक तरीन टीम है, जिसके पास फास्ट बॉलर्स बहुत जबरदस्त हैं, बैट्समैन बहुत जबरदस्त हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो मिजाज है रऊफ साहब के, वो एक तो क्रिकेट तो अच्छी खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो स्लेजिंग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि गाली गलौज करें, जुमले कसें और हरीफ टीम को डिस्टर्ब करें। तो मेरे जाती तज्जिए में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का टारगेट होगा कि किसी तरीके से बाबर आजम को डिस्टर्ब किया जाए, जो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त बॉलिंग में बहुत बड़ा उनका चर्चा है, शाहीन शाह अफरीदी को डिस्टर्ब करें। लेकिन ये यंग टीम जिसमें शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी भी हैं, इसने जिस तरह इंपैक्ट डाला है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा सेमीफाइनल में फिनिश करेगी। पाकिस्तानियों को अच्छी तवक्को रखनी चाहिए इस टीम से। ठीक जी हरमीत। अच्छा भट्टी साहब, हमने देखा कि जिस तरह शुरुआत हमने की कमाल की और मुसलसल जीत जो है पाकिस्तान के नाम हुई, लेकिन आज अगर हम देखें तो बैटिंग लाइन में अगर हमने देखा तो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर जिसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, वो भी वहां पे एक रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत खतरनाक टीम है, मुकाबला बड़ा सख्त है, तो ऐसे में क्या बॉलिंग के शोबे में कोई तब्दीली आपको नजर आएगी कल के मैच में? सर देखें, पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में दुनिया की वाहिद टीम है जिसने इब्तदाई 5 मैचों में कोई तब्दीली नहीं की। मुझे नहीं लग रहा कि कल 5वें मैच में भी, 6ठे मैच में भी जो सेमीफाइनल मैच है, पाकिस्तान कोई तब्दीली करेगा। अनचेंज स्क्वाड जाएगा और एक अच्छा मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग है कि खिलाड़ियों को छेड़ नहीं रहे। कल जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फखर जमान पर भी सवाल हुआ, तो बाबर आजम ने कहा कि किसी भी टीम के 11 के 11
खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते। फखर जमान मैच विनर है, बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। हसन अली के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हसन अली हमारा मेन प्लेयर है, हसन अली सेमीफाइनल में इंपैक्ट डालेगा। मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान टीम में चेंज होगी, लेकिन आप देखें इस पूरी टीम की इस T20 वर्ल्ड कप की जर्नी में एक खामोश किरदार जो मीडिया जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, वो हमारे हेड कोच सकलैन मुश्ताक हैं। आखिरी वक्त पे उनको टीम मिली, उन्होंने बड़ा पुरसुकून माहौल रखा हुआ है। आप देखें टेलीविजन पर भी सकलैन मुश्ताक हमें डगआउट में पिछली सीटों पर नजर आते हैं, लेकिन बहुत कूल और बहुत ही एक अच्छे कोच हैं। वो इंग्लैंड की जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता उस टीम के साथ भी थे, वेस्ट इंडीज के साथ भी काम कर चुके, बांग्लादेश के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी। तो हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक जैसा बंदा उनके लिए रोल मॉडल है कि कोच बनने के लिए आपको स्टारडम से निकल के थोड़ा नीचे आना पड़ता है। तो सकलैन मुश्ताक ने इस टीम को जितना अच्छा लेकर चले हुए, बाबर आजम को उन्होंने पावर्स दी हुई है, बाबर आजम को वो कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में टीम लड़वाएं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा माहौल है जो एक विनिंग टीम का होना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये टीम अगर खुदा न खास्ता सेमीफाइनल में उसका सफर खत्म भी होता है तो ये टीम लड़कर हारेगी आसानी से। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने ये वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आज ही तलब कर लिया है और अब इतलात ये आ रही हैं कि कुछ ही देर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अदालत पहुंच जाएंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद भट्टी। अमजद, इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के उसको नोटिस केस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया था, हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। वो वज़ीर आज़म हाउस से अब सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे पहले जो वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी का जो स्टाफ था, पर्सनल स्टाफ था, वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इसके अलावा दीगर जो इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया है वो भी एक कसीर तादाद में सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो जो वज़ीर आज़म को तलब किया था, तो उन्होंने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात में उन्हें जो सानिया APS के हवाले से और अदालती हुक्म के हवाले से तलबी से मुतालिक आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म अब सुप्रीम कोर्ट में आमद के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं और जैसे ही वज़ीर आज़म आएंगे तो कमरा अदालत नंबर 1 में सानिया APS के जो 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो केस की समाअत कर रहा है, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में पेश होंगे और सानिया APS से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और या फिर जो